Hello everyone, welcome to Avanti classes. My name is Manjeet Bhardwaj. I'm your chemistry lecturer. आज हम करेंगे केमिकल काइनेटिक्स के अंदर जीरो ऑर्डर का थोड़ा हमारा वर्क रह गया था उस जीरो ऑर्डर के ऊपर। बेटा मोहम्मद प्लीज ध्यान दीजिए मैं जो करवा रहा हूँ, ठीक है। जीरो ऑर्डर पर एक लास्ट स्टेप रह गया था कि जीरो ऑर्डर 100% कब होगी, ठीक है। तो उसी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहली बात, जीरो ऑर्डर को फिर से याद करवा देता हूँ। जीरो ऑर्डर क्या था? के टी इक्वल ए नोट माइनस ए, ठीक है। दैट इज द फॉर्मूला, सीधा सीधा, ठीक है। जो जीरो ऑर्डर को फॉलो करता है, ये रेट ऑफ रिएक्शन निकालने का मतलब के निकालने का एक्चुअल में वो है फॉर्मूला है यहाँ पर। अब हमें इसको 100% करना है, ठीक है। व्हेन टी इक्वल 100%, इसका मतलब टी 100% है तो ए नोट क्या होगा? ए कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी। ए एट टाइम टी, ए क्या है? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, वो हो जाएगी जीरो। ये बात समझ में आ रही है ना? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन एट टाइम टी जीरो। क्यों? क्योंकि 100% टाइम पर रिएक्टेंट तो सारे खत्म हो गए, ठीक है। तो अब हम इसके अंदर इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो के टी इक्वल आ जाएगा ए नोट माइनस, अब यहाँ ए टी, ये ए टी ही है ना, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी, तो ये आ जाएगा जीरो। तो यानी आप सिंपल लिख सकते हैं के टी, और ये टी के पैरों में यहाँ मैं 100% लिख रहा हूं ताकि आपको कंफर्म भी रहे कि हम टी 100% की बात कर रहे हैं, ठीक है। वो आ जाएगा ए नोट के इक्वल, तो टी 100 विल बी इक्वल टू ए नोट डिवाइडेड बाय के। क्लियर है ये सबको? टी 100 जो है वो इक्वल आ जाएगा ए नोट बाय के। सिंपल साफ फॉर्मूला। यानी जीरो ऑर्डर रिएक्शन 100% जब होती है तो उसको ए नोट बाई के, अगर आपको के पता है तो ए नोट को, इनिशियल कंसंट्रेशन को के से डिवाइड कर दीजिए, जीरो ऑर्डर का टाइम निकल आएगा कि वो 100% पूरी कब होगी। यहां तक सबको समझ में आ गया बेटा? यस और नोट, प्लीज टेल मी गाइस। यस सर। ठीक है, मैं इसको यहाँ मेंशन भी कर देता हूँ, जीरो ऑर्डर एट टाइम टी इक्वल 100%, मतलब जब रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी होगी, दैट्स इट। ये जीरो ऑर्डर है। अब बात करते हैं कि अगर यही जीरो ऑर्डर टाइम, इफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, अगर टाइम, अब यहां पर टाइम जो है इक्वल हो 3/4। 3/4 का मतलब क्या है भाई? 3/4 ऑफ टोटल टाइम, टाइम टी जो है वो 3/4 टाइम हो, ठीक है। अब इसका मतलब मुझे बताइए, ये इसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। आई वांट टू क्लियर दिस। 75%, ठीक है। इसका यस सर। मतलब 75, ठीक है, आपने निकाल लिया, बिल्कुल सही है। 75 मतलब क्या? रिएक्टेंट 75 है या प्रोडक्ट 75 है? व्हाट सर इज दैट? टाइम हमारा 75%, मतलब हमारा जो रिएक्टेंट है वो खत्म हो चुका है 75%। प्रोडक्ट 25 बच रहा है। 25 क्या बच रहा है? प्रोडक्ट। क्या बोल रहे हो बेटा? टाइम 75%, यही तो, दोनों बात आपने खुद सर मिक्स कर दी। पहले जी सही सर। बोला फिर गलत बोल दिया। जी सर, 25% रिएक्टेंट बच रहा है, प्रोडक्ट हाँ 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 75 है। हाँ हाँ, यस यस यस, दैट इज द प्रॉब्लम। कि सबके साथ जो आपने अभी लाइन बोली, ये सबके साथ प्रॉब्लम रहती है, ज्यादातर स्टूडेंट्स के साथ। तो बी केयरफुल अबाउट दैट योर व्हाट आर यू सेइंग। अपने वर्ड्स पर कंट्रोल रख के ध्यान से सोच के तभी इसको करना है। देखो इसका तरीका बताता हूँ, प्रोसेस अगर आती है तो आप उसको सही कर लोगे। टी 75%, तो मैं इसको यहाँ लिख भी रहा हूँ, इसका मतलब ये है, दैट्स मीन टी इक्वल 75%, मतलब 75% टाइम बीत चुका है। तो इसका मतलब 75% रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। तो रिएक्टेंट कितने होंगे? तो 75% जब 75 हो चुका है तो केटी, तो वही फॉर्मूला हम वही लगाएंगे, केटी इक्वल ए नोट माइनस ए, ठीक है। केटी की वैल्यू ए नोट माइनस ए है, और यहां पर अब टी जो है वो 75% बीत चुका है। टेम्प, अगर टाइम 75% बीत चुका हो तो ए की कंसंट्रेशन कितनी होगी? ए नोट नहीं, ए टी, कंसंट्रेशन एट टाइम टी। 75% रिएक्टेंट खत्म हो चुके हैं, तो ए, यानी कि अब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन एट टाइम टी वन कितनी बाई रहेगी? फोर 1/4 ए नोट। 25%, है ना। तो ये 25% है, तो हम सिंपली कह सकते हैं ये है 25%।
ठीक है, तो 25% कितना होगा भाई, ए नोट में से 1/4 अगर 25% को माइनस कर दें तो ये क्या आएगा, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन में। तो हम इसको जरा 1/4 के हिसाब से लिखेंगे ना, तो फिर से आप कंफ्यूज हो जाओगे, मैं वो लिखना नहीं चाहता, ठीक है। यानी मैं लिख सकता हूँ ए नोट डिवाइडेड बाय 4, यस इनिशियल सर। कंसंट्रेशन का चौथा हिस्सा रहेगा। अब ये जो चौथा हिस्सा है ना, ये है 25%। यहां प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ये है 25%, चौथा हिस्सा मतलब 25% रह गया। ऊपर लिखा 75%, यहां फिर से माइंड में कंफ्यूजन होने लग जाती है। 75% का मतलब है 3/4 टाइम, वो टाइम है बेटा। टाइम मतलब इतना टाइम पूरा हो चुका है रिएक्शन का, 75% 3/4 टाइम रिएक्शन का कंप्लीट हो चुका है, यानी 75% रिएक्शन का टाइम कंप्लीट हो चुका है। तो रिएक्टेंट भी 75% यूज हो चुके होंगे। तो रिएक्टेंट कितने बचे, अभी 20 रिएक्टेंट बच गए, है ना, यानी 25% बच गए। मतलब वो उल्टा, रिएक्टेंट उसके उल्टा हो जाएंगे, क्योंकि वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रोडक्ट, वी आर टॉकिंग अबाउट द रिएक्टेंट। अब इसको जब माइनस करोगे ना, फिर से कंफ्यूजन आ जाएगी। केटी 75%, ठीक है, पीछे 4 आ मैंने जाएगा। के को 3/4 डिवाइड कर दिया था क्या, ठीक है, हाँ डिवाइड कर दिया था, ठीक है। तो ये फिर से देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ 3/4 पर 4, तो ये 4 ए नोट, यस यस बेटा यू आर राइट, ठीक है, और माइनस ए नोट, तो ये फिर से वही आ गया, ठीक है। अब बच्चों के दिमाग में क्या होता है, बच्चों के क्या, सभी के दिमाग में ऐसा होता है 3/4 ए नोट। अब उनको लगता है कि भाई ये चल क्या रहा है, पहले हमने माना 75% कंप्लीट होगी, चलो ठीक है, तो रिएक्टेंट बच गए कितने, 25% ए नोट बाई 4। बट जब उसको सोल्व किया तो रिएक्टेंट फिर से 75% आ रहे हैं, ये समझ में आया, रिएक्टेंट फिर से 75% आ गए, बट ये वो नहीं है, ये तो सॉल्यूशन के बाद जो बचा वो है, ठीक है। तो यानी इनिशियल कंसंट्रेशन का 75%, यहां पर ये आ रहा है इनिशियल कंसंट्रेशन का 75%। क्या 75% बच गया, ऐसा तो नहीं है, 80 नहीं है, ये 75% यूज हो गया, अब यहाँ पर वो वैसा है, बट वो सॉल्यूशन से आया, तो इसके ऊपर ध्यान नहीं देना, शुरू वाली दोनों बातों पर ध्यान देना है। पहला 75% टाइम बीत चुका है, इसका मतलब रिएक्टेंट 75% खत्म हो चुके हैं, तो बचे कितने, वो ए की वैल्यू होती है, वो बचे 25%। 25% को अगर 25/100 करते हैं तो 1/4 आता है, तो 1/4 ए नोट को 1/4, इनिशियल का 25% बच गए, तो इनिशियल का 1/4 बच गए, ठीक है। अब यहां ध्यान रखना, अब हमने इसको सोल्व किया है जस्ट 1 और 4 का, और वो 75% आ गया, ठीक है। अब देखो जरा आगे क्या है, तो टी सिंपल लिख सकते हैं, टी क्या होगा, अब के को उधर ले जाओ, है ना, तो मैं इसको वापस यहां लिख रहा हूं, टी 75% इक्वल होता है 3/4, ए नोट तो था ही, है ना, ए नोट ऊपर है और के नीचे आ जाएगा, है ना, के नीचे। क्लियर है ये, यस गाइज, ये समझ में आ गया भाई सबको, यस सर। है ना। ये है जीरो ऑर्डर का वो 75% जब वो कंप्लीट होती है, तो किसी भी परसेंटेज को आप निकाल सकते हो, कैसे निकालनी है ये प्रोसेस फॉलो करो, किसी भी परसेंटेज को इजीली निकाल सकते हो। अब दूसरी चीज, एक और चीज आती है, इनके बीच में ना एक और रिलेशन करते हैं, वो हाफ टाइम, हमने हाफ टाइम निकाला था, हाफ टाइम क्या था, ए नोट बाय के, याद है, हाफ टाइम ए नोट बाय के था, ठीक है। ये मैं फिर से लिख रहा हूँ, इसका हाफ टाइम दैट इज ए नोट बाय 2 के, सॉरी, ठीक है, यस सर, हाफ ये टाइम। नोट में 2K। तो यानी हाफ टाइम क्या था, जीरो ऑर्डर का हाफ टाइम, टी हाफ, वो हाफ ही लिखा जाता तो वो 150 होता। और देखो यहाँ पर भी एक कंफ्यूजन क्रिएट होती है, बच्चे सोचते हैं इस हाफ में तो हमने हमेशा हाफ ही किया, सब कुछ वैसा किया, क्योंकि 50% रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, या प्रोडक्ट 50% बने हैं, या रिएक्टेंट 50% बचे हैं, वो सब बराबर होते हैं। इसमें टी हाफ से उस टाइम 75% को कंपेयर मत करना, क्योंकि इसमें तो प्रोडक्ट ले लोगे तब भी सही है, रिएक्टेंट ले लोगे तब भी सही है, क्योंकि सब कुछ 50% रह गया, टाइम ले लोगे तब भी सही है, सब कुछ 50% है। बट वहां पर टाइम 75% बीत चुका है, मतलब रिएक्टेंट जो है वो 25% बचे हैं, मतलब प्रोडक्ट जो है वो 75% बन चुका है। प्रोडक्ट की फॉर्म में जब इसको फर्स्ट ऑर्डर के लिए करेंगे, फिर से सेम कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट हो जाएगी, तो अपने आप को स्टेप वाइज ही करना है आपको, याद रख लेना, ये चीजें बच्चे कई बार भूल चुके हैं, भूल जाते हैं ना। तो देखो टी हाफ जो था वो क्या था, ए नोट बाय 2 के, ठीक है, ए नोट बाय 2 के, और यहां पर हमारे पास टी 75% आ रहा है 3 A0/4 के, तो मैं इसको हाफ टाइम की फॉर्म में लिख सकता हूं कुछ ऐसे, 3 A0 डिवाइडेड 3/2 बाय 2 के
इंटू टू, है ना, इंटू में 2, तो ए नोट बाई 2k को मैं हाफ टाइम लिख दूं और 3/2 हो जाए, यानी 1.5 आ जाएगा, है ना। तो इसका मतलब के टी 75% को लिखा जा सकता है 1.5, 3/2 को 1.5 मल्टीप्लाई में हाफ टाइम, टी 1/2। ये भी एक फॉर्मूला बन के बाहर निकलता है, ठीक है। इसमें के फॉर्मूला नहीं कोई भी, आएगा, के नहीं आएगा। क्या कह रहे हो बेटा, सॉरी। सर यहाँ पे के इंटू में टी इंटू 75% लिखा है ना, के नहीं आएगा यहाँ। के इंटू, हाँ 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 हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, T75 आएगा, ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ वो गड़बड़ मैंने ऊपर वाला देख के कर दिया, ठीक है, हाँ सही है, ठीक है। तो ये 75%, T 75% ऐसे आ जाएगा, ठीक है, दैट इज इट। इस फॉर्मूले से, यहाँ से, और ये टी हाफ है जीरो ऑर्डर के लिए, ये भी जीरो ऑर्डर के लिए, याद रख लेना, दैट्स इट। तो ये समझ में आ गया भाई, दैट्स ऑल फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसके हम ग्राफ सर भी कर चुके हैं। अब एक चीज सर मुझे बताओ लास्ट, हाँ बेटा कुछ कह रहे हो, नो सर। ठीक है। एक चीज मुझे बताओ, लास्ट टाइम हमने ग्राफ किए थे, स्ट्रेट लाइन कैसे होगा, ठीक है, y इक्वल एम एक्स प्लस सी, उसके ऊपर ग्राफ कैसे बनाते हैं, वो आपको सबको समझ में आए थे क्या लास्ट टाइम? जेन्युइनली आंसर देना, यस सर। ठीक है। यस तो सर। मतलब अब आप वो ग्राफ खुद बना सकते हो, अगर आपको इक्वेशन पता है तो ग्राफ में क्या करना है, वर्सेस एक्स वर्सेस वाई वही करना है। तो पहली जो होती है वो डिपेंडेंट, दूसरी इंडिपेंडेंट होती है ना, और डिपेंडेंट होगी वाई एक्सिस पर, इंडिपेंडेंट होगी एक्स एक्सिस पर। एम क्या होता है, ठीक है, वो स्लोप ऑफ लाइन होता है, ठीक है, सी कांस्टेंट है, वो इंटरसेप्ट होता है, दैट्स इट। यही चीजों का ध्यान रखना, इंटरसेप्ट पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, स्लोप पॉजिटिव होगा स्लोप नेगेटिव होगा, यही चीजें तो आप ग्राफ इजीली कर सकते हो। तो हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए फिर से वही ग्राफ करेंगे, इसमें 6-7 चीजें एक साथ इकट्ठी आती हैं। स्ट्रेट लाइन को जब हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं 6-7 चीजों का ध्यान रखना होता है, और वो हम क्या है टाइम के साथ में भूल जाते हैं, ठीक है। तो सर फर्स्ट ऑर्डर शुरू करें। हाँ बेटा, तो इस वजह से आपको वो सारी चीजें एक ही साथ याद रखनी है, बस इतना ध्यान रखना। चलिए अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन शुरू करते हैं, ठीक है। व्हाट अबाउट फर्स्ट ऑर्डर, और साथ में जीरो ऑर्डर के ग्राफ हो चुके हैं, तो अब जीरो ऑर्डर के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो आप न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देखो कितनी तरह से और कैसे कैसे हो सकती है, दो तीन वो बनते हैं फर्स्ट ऑर्डर के। ए अगर ए से हम प्रोडक्ट बना रहे हैं डायरेक्टली, ये भी बन सकता है, ठीक है। ए प्लस बी से भी प्रोडक्ट बना सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी से भी प्रोडक्ट बना सकते हैं, लेकिन हम सबसे सिंपलेस्ट केस लेके इसकी डेरिवेशन करने वाले हैं, ठीक है। आपके सिलेबस में सिर्फ इतना ही है, सिंपलेस्ट केस से ही डेरिवेशन होगा, और डेरिवेशन के बाद में आगे हम बढ़ने वाले हैं कि अब यहाँ पर मैं आपको कुछ चीजें क्लियर कर दूं। लास्ट लेक्चर में मैंने एक चीज बताई थी, ए माइनस एक्स जो है वो ए होता है कंसंट्रेशन, यस और सर। जो ए है वो होता है ए नोट, ठीक है। यानी जी सर। इनिशियल कंसंट्रेशन, और a माइनस एक्स जो है वो 80 होता है, और साथ में x क्या होता है ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। व्हाट इज x? सर एक्स कितना खत्म हो चुका है हमारी, मतलब ये कितना प्रोडक्ट होता हो चुका है। ये होता प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट टाइम t, ठीक है। इसको मैं यहाँ साफ अच्छे तरीके से लिख देता हूँ, इसको याद रखना है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कितना हमारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो चुका है, वही है ना एक्स। हाँ, एट टाइम t इक्वल x, ये x होता है, याद रखना, ठीक है। तो अब एक जेन्युइन सा क्वेश्चन है, ए नोट है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, और x जो है वो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में से ए नोट में से प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन घटा दोगे तो वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन एट टाइम टी कैसे आ सकती है, इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। ए माइनस एक्स इक्वल, ये ऊपर लिखा हुआ है, ए माइनस एक्स इक्वल 80 होता है, ठीक है। तो यानी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन एट टाइम जीरो, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन एट टाइम टी, वो इक्वल होगी ए नोट माइनस एक्स के, यानी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में से घटा देते हो जो इनिशियल रिएक्टेंट थे, तो वो प्रोडक्ट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन एट टाइम टी आ जाएगी। तो क्या ये बराबर बनते हैं हमेशा? इसको कोई एक्सप्लेन कर सकता है मेरे को कि ये कैसे पॉसिबल है?
मान लीजिए आपके पास में 4 मोल ए नोट था शुरू है, इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है। ए नोट की वैल्यू जो है कंसंट्रेशन है 4 मोल पर लीटर, ठीक है। ए नोट था, थोड़ी देर बाद, कुछ देर बाद, मतलब टाइम टी बाद में, आप 5 मिनट 10 मिनट लगा लीजिए, ठीक है, प्रोडक्ट बन गए, एक्स बन गया 1 मोल पर लीटर। सिंपल इक्वेशन भी लिख देता हूं ताकि आपको क्लियर रही, बाद में मैं रब कर दूंगा, इसको उसमें नहीं डालूंगा। वाटर बना रहे हैं हम, ठीक है, वाटर नहीं अमोनिया बनाते हैं, ज्यादा बेटर है। N2 प्लस H2 अमोनिया बन रहा है, ठीक है। और यहाँ पर ये लग जाएगा 2, ये लग जाएगा 3, 1 मोल 3 मोल इक्वल टू 2 मोल, ठीक है। अब सोचो जरा, आपके पास में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, हम नाइट्रोजन के हिसाब से रेट निकाल लेते हैं, हाइड्रोजन को एक बार छोड़ देते हैं, एक ही चीज है, ठीक है। तो क्या होगा, 1 मोल यानी कि ये मैंने लिया 4 मोल, नाइट्रोजन लिया 4 मोल, ठीक है, 4 मोल, ये 4 मोल पर लीटर है ना, नाइट्रोजन 4 मोल ले लिया। थोड़ी देर बाद मेरे पास, मैंने क्या कहा था, यहाँ पे 1 मोल पर लीटर बन गया, अमोनिया मेरे पास बन गया 1 मोल पर लीटर, ठीक है, ये अमोनिया बन गया कुछ टाइम बाद NH3, ये मैंने बना लिया। तो अगर मैं 4 में से 1 को माइनस कर दूं, 4 मोल में से 1 मोल को माइनस कर दिया, तो क्या मेरे पास अब 3 मोल, 3 मोल नाइट्रोजन अभी भी बचा हुआ है। 4 मोल नाइट्रोजन था, 1 मोल प्रोडक्ट बन गया, तो 3 मोल नाइट्रोजन बच गया, यस सर। ठीक है ना। अब मैं ये कहूं कि अमोनिया मेरे पास 3 मोल बन गया शुरू की कंसंट्रेशन से, तो 4 मोल में से, 4 मोल नाइट्रोजन में से अमोनिया बन गया 3 मोल, तो मेरे पास बचेगा 1 मोल नाइट्रोजन। 1 मोल नाइट्रोजन से 2 मोल अमोनिया बन रहा है, सोचो जरा, 4 में से 3 मोल अमोनिया कैसे बन सकता है, ये पॉसिबल ही कैसे है। 1 मोल से 2 मोल बन रहा है, तो सोचो अगर मैंने यहाँ 3 मोल अमोनिया बना दिया, या 4 मोल बना दूं मैं, सिंपल कर देते हैं इसको थोड़ा इक्वेशन के हिसाब से, ताकि आपको मैथमेटिक्स जरा इजीली समझ में आए। 4 मोल अमोनिया बन गया पर लीटर, ठीक है, 10 मिनट बाद, ठीक है। 1 मोल से 2 मोल बनता है, और 4 मोल नाइट्रोजन था मेरे पास। बैलेंस इक्वेशन तो यही बताती है, 4 मोल अगर नाइट्रोजन था और मेरे पास से 4 मोल अमोनिया बन चुका है, तो इसका मतलब सारे रिएक्टेंट खत्म हो चुके हैं, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 0 आ गई। इज दिस पॉसिबल? समझ में आया क्या कह रहा हूँ? किसी को भी समझ में आया ये? सर मैंने अगर सर अगर हम्म, हमारे पास 1 मोल नाइट्रोजन है तो उससे 2 मोल ऑफ NH3 बन रहे हैं, लेकिन जब हम्म, हमारे पास 4 मोल ऑफ N2 है तो उससे 8 हम्म, बनेंगे हमारे लास्ट में, जब हमारा टी इक्वल टू टी हो जाएगा फिर फाइनल टाइम पे। हाँ। तो अब यही चीज मैंने लिख दी, देखो ये N2 था, 1 मोल से बनता है 2 मोल, हमारे पास 4 मोल है तो 8 मोल बनेंगे, है ना। तब मैंने कहा कि 3 मोल अगर मैंने यूज कर ली, ये इनिशियल कंसंट्रेशन 4 मोल थी और 3 मोल अमोनिया बन गया, सोचो 3 मोल अमोनिया बना लिया, तो कंसंट्रेशन नाइट्रोजन की कितनी बची? 3 मोल अमोनिया बन चुका है, एक्स की वैल्यू है 3 मोल, 8 मोल बनेंगे ना टोटल, ये आपको समझ में आ गया, 4 मोल से 8 मोल बनते हैं। अब मैंने कहा एक्स है 3 मोल, एक्स 3 मोल है, तो ए नोट में से घटा देता हूं, ये घट गया, बचा कितना 1, तो नाइट्रोजन का मोल आ जाएगा। यही तो कह रहा है ये, ए नोट माइनस एक्स इक्वल है 80, तो नाइट्रोजन मतलब 1 मोल बच गई। 3 मोल अमोनिया बनते ही नाइट्रोजन सिर्फ 1 मोल बच जाएगी क्या? 1 मोल से 2 मोल और बनेंगे, टोटल 5 ही मोल बनेगी, जबकि हम जानते हैं 8 मोल बन रही है। क्वेश्चन समझ में आया? यस गाइस, बोलिए। सर बट वो सर 3 मोल कैसे सर खर्चा हो रहा है, मतलब 4 मोल नाइट्रोजन बनने के, सॉरी, अमोनिया बनने के लिए सर तो जब दो तीन मोल नाइट्रोजन लगने चाहिए इस रास्ते। हाँ, सर 2 जब मोल तीन लगने चाहिए, मोल तो हमारे मान लो 2 NH3 की जगह 1.5 लग गया ना, 1.5 मोल अमोनिया नाइट्रोजन लग गया, और 3 मोल अमोनिया बन गया। पर मैंने क्या कहा, मैंने कहा एक्स की वैल्यू है 3, 3 मोल अमोनिया बन चुका है कुछ देर बाद, कितनी देर मुझे नहीं पता, ठीक है। इनिशियल कंसंट्रेशन थी 4 मोल नाइट्रोजन की, तो 4 मोल इनिशियल कंसंट्रेशन में से अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन घटा दूं, तो मेरे पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आ जाएगी। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आती है 1 मोल नाइट्रोजन, जबकि नाइट्रोजन सिर्फ 1.5 मोल यूज हुआ था, 3 मोल अमोनिया बनेगा तो 1.5 मोल नाइट्रोजन यूज हुआ, तो बाकी कितना बचा, 2.5 मोल नाइट्रोजन अभी बचा हुआ है, जबकि आंसर यस आ रहा सर। है 1 मोल। दैट इज माई क्वेश्चन, कि क्या ये रेलेवेंट करता है, ये गलत नहीं लिखा हुआ है। ये सर गलत लिखा हुआ है ना, क्योंकि मतलब हम किसी और की कंसंट्रेशन में से किसी और की माइनस कर रहे हैं। है ना, तो यहाँ तो यही करते हैं, a माइनस एक्स इक्वल 80। सर उसे हमें उसके हिसाब से चेंज करना चाहिए ना। क्या चेंज होना चाहिए, मतलब ये फॉर्मूला गलत है या इधर जो मैं करवा रहा हूँ वो गलत है? दोनों चीजें सही हैं, लेकिन दोनों में एक बात को समझने की गलती है।
अब मैं एक ही चीज बोलूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। ये जो कंसंट्रेशन दे रखी होती है, कंसंट्रेशन नहीं होती, ये कंसंट्रेशन की परसेंटेज होती है। अभी सही हो जाएगा सब कुछ, सोचो, कंसंट्रेशन की परसेंटेज होती है ये। अब सब, और ये जो वर्ड है ना जो मैंने अभी यूज किया, ज्यादातर मोस्ट ऑफ द टीचर्स जो है वो इसको डिनाई करते हैं। किसी टीचर से अगर आप ये क्वेश्चन पूछेंगे तो वो वहां पर फंस जाएंगे, वो कहेंगे नहीं 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 ऐसे ही होता है, जो है फॉर्मूला यही है, आंसर भी निकाल देंगे, बहुत सारी प्रैक्टिसेस भी आपको करवा देंगे, लेकिन यहाँ ये चीज मिस कर जाते हैं बहुत से टीचर्स, नॉट द ऑल, आई एम टॉकिंग अबाउट बहुत से टीचर्स, ये परसेंट वर्ड लगाना भूल जाते हैं। तो ये कंसंट्रेशन की परसेंटेज होती है। अब सोचो, ए नोट की परसेंटेज, अब मैं इसी को करेक्ट करके दिखाता हूँ। ए नोट की परसेंटेज थी कुछ 4 मोल से 8 मोल बन रहे हैं, बस इसी फॉर्मूले को मैं ले रहा हूं, ठीक है। अब ए नोट एक्स इक्वल 3 मोल, ये तो मैंने क्या ले लिया, 3 मोल क्या लिया, कंसंट्रेशन ली। मुझे इसकी परसेंटेज चाहिए, यानी अगर मैं इसकी परसेंटेज निकाल लूं कि कितना परसेंट, टोटल 8 मोल बनेगा ना, तो 8 और 3 मोल कितना होगा, यानी 3 मोल का परसेंटेज 3 डिवाइड बाई 8 इंटू 100, ये बनेगी परसेंटेज। तो 3 मोल पर लीटर नहीं लूंगा मैं, एक्स क्या है, एक्स परसेंटेज ऑफ कंसंट्रेशन है, तो 3 बाई 8 इंटू 100 लोगे आप। और अब देखो, और वो क्या था, ये इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी थी, 4 मोल, 4 मोल नहीं लोगे अब आप इसे 100% लोगे। इन ए नोट का मतलब 100%, समझ रहे हो, 100% में से, अब 100% में से आप घटा रहे हो 3 बाई 8 इंटू 100। अब अगर आप जो भी घटाओगे ना, तो वो जो निकलेगा, 2.5% निकल रहा था ना ए नोट, तो ये 2.5% ही यहाँ पर सामने बाहर आएगा। सोचो, 4 से अगर डिवाइड करें तो 4 दूना 8, यहाँ पर बनेगा 25, 25 या 75, 75 बटा 2 बन गया, है ना। तो 100 माइनस 75/2 कितना बना, ये 200 माइनस 75 कितना आ जाएगा, ये आएगा 125 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। कितना आ जाएगा 125 डिवाइड बाई 2, 6 के 12, 2 दूना 4, 5, ठीक है, 65.5%। कितना, वो जो ढाई मोल बच रहा है ना, वो 2.5 मोल इतना परसेंट बच गया, 2.5 मोल मैंने बोला था बचेगा, 2.5 मोल को देखो, इसका परसेंटेज निकाल के देखो, 2.5/4 इंटू 100 कितना बनेगा, ये 25, 625 बन गया, 65.2, 62.5 इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा, समझ यस में आया। सर। कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट की मैंने, लेकिन इक्वल समझ में आ गया, इक्वल कैसे आ गया। जी यानी सर। कि ये परसेंटेज होती है, कंसंट्रेशन नहीं होती। अगर कंसंट्रेशन से इसको हमेशा कंसंट्रेशन बोलोगे तो फंस जाओगे कभी ना कभी, और आपका माइंड खुद का घूम जाएगा। तो ये चीज याद रखना है। क्लियर है भाई सबको ये चीज, यस यस और सर। नोट, ठीक है। यस सर। ओके, तो अब मैं इसको यहाँ से रब कर रहा हूँ, बस ये आपको सिर्फ बताने के लिए था कि ये परसेंटेज होती है, और हमेशा याद रखना कि ये परसेंटेज की फॉर्म में ही हम हमेशा यूज करेंगे, ठीक है। कभी भी इसको कंसंट्रेशन की परसेंटेज, ठीक है, कंसंट्रेशन की ही परसेंटेज होती है। बट जनरली टीचर्स वो स्लिप कर जाता है, और वो फिर बाद में प्रैक्टिसाइज होते 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 वो सिर्फ कंसंट्रेशन बच जाती है। तो a माइनस एक्स जो है वो at के इक्वल होता है, ये बिल्कुल सही डाटा है, ये गलत नहीं है, बट ये परसेंटेज होती है, ठीक है। तो ये सबको समझ में आ गया भाई। अब हम इसको a माइनस एक्स की फॉर्म में ही, a माइनस एक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने वाले हैं बेटा इस सबको, ठीक है। तो वो a माइनस एक्स की फॉर्म में अब कैसे रिप्रेजेंट होगा वो देख लेना। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन को लिख रहा हूं मैं, फर्स्ट ऑर्डर को स्टार्ट कर रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, डी बाई डी टी माइनस डी बाई डी टी। ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है a माइनस एक्स, नहीं इसको थोड़ा अलग तरीके से वो किया जाता है भाई, डिराइव किया जाता है, डी नहीं बोलेंगे, x की फॉर्म में। ये सब समझाने का मतलब यही था ना बेटा, a माइनस एक्स क्यों बता रहा हूं मैं, क्योंकि हम यहाँ x का यूज करके ही इन्होंने डेरिवेशन की है, बाद में उसको a नोट की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। अगर आप अपने हिसाब से इसको a नोट की फॉर्म में लेके चलते हो, फिर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है बीच में, तो इसलिए इन्होंने a माइनस एक्स की फॉर्म में लेके बाद में उसको a नोट और ए टी की फॉर्म में कन्वर्ट किया है, समझ गए। तो इसलिए हम इसको ऐसे ही लेंगे, क्लियर है। तो ये रेट ऑफ यस। रिएक्शन हमें पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, ए माइनस एक्स। और हमें ये भी पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, यही सेम चीज रेट ऑफ रिएक्शन वो इक्वल, ये इक्वल है, इक्वल कह लो जो भी है, dx बाय dt। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम वो भी तो रेट ऑफ रिएक्शन ही होता है ना। और वो किसके इक्वल होता है, ए माइनस एक्स। अब क्या चीज है भाई, ए माइनस एक्स है, ये क्या है, ए माइनस एक्स हम ले सकते हैं एटी, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी, यही होता है ना ए माइनस एक्स।
तो मैंने सिर्फ इसको लिखा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और दूसरे वाला dx बाई dt के इक्वल होता है, तो हम लिख सकते हैं कि dx बाई dt के अगर इक्वल है तो मैं इस dx बाई dt को, यानी अब मैं ये मेंशन कर सकता हूँ dx बाई dt इक्वल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मैं इसको भी तो a माइनस एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर सकता हूँ, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन जो है, इसको मैं रेट ऑफ रिएक्शन ही लिखता हूँ, कंफ्यूज ना करे ये, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन जो है, रेट ऑफ रिएक्शन जो वो एक्चुअली ये होता है, ये हमें पता है, बट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके a माइनस एक्स के, या फिर आप कह सकते हैं at के, at होता है वो, बट हम उसको a माइनस एक्स की फॉर्म में लेके चलेंगे, ठीक है। तो dx बाई dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया a माइनस एक्स। यहां तक क्लियर हो गया सबको? यस और नोट? यस सर। ठीक है, किसी को यहां तक कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब सीधा इक्वल लगाना, बस कुछ नहीं करना, ठीक है। dx डिवाइडेड बाई dt इक्वल आ जाएगा k इंटू ए माइनस एक्स, ठीक है। k इंटू ए माइनस एक्स आ गया। अब ये सिंपल था, यहां तक हो गया। अब इसके बाद क्या करना है? नथिंग स्पेशल, जस्ट आपको इंटीग्रेशन करना है, जस्ट इंटीग्रेशन, और उसके बाद ये फिनिश्ड है, ठीक है। k को इस तरफ लेफ्ट राइट, थोड़ा बहुत लेफ्ट राइट लेके आएंगे हम इनको, ठीक है। तो dx डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स को नीचे ले आया मैं, ठीक है, इक्वल हो जाएगा k dt, ठीक है। क्या किया मैंने? dt को इस तरफ ले गया, a माइनस एक्स को दूसरी तरफ ले आया, ठीक है। क्लियर है ये सभी को यस सर। यहां तक? ठीक है। अब इंटीग्रेशन करने वाले हैं, इंटीग्रेशन होगा दोनों तरफ, ठीक है। इंटीग्रेशन, अब इंटीग्रेशन, आप सभी मुझे एक बात बताओ, नॉन मेडिकल के स्टूडेंट हो, मेडिकल के स्टूडेंट हो? मेडिकल। ऑल नॉन ऑफ यू आर? मेडिकल। एनीवन एल्स हु इज फ्रॉम मेडिकल? कोई है बेटा मेडिकल से? कोई नहीं है, ठीक है, सभी नॉन मेडिकल से, गुड। तो आप सभी को इंटीग्रेशन के फॉर्मूले तो सभी को अच्छे से आते होंगे ना? यस सर। ठीक है, तो इसका अब इंटीग्रेशन करेंगे तो डायरेक्टली माइनस नेचुरल लॉग a माइनस एक्स, ये बनेगा। a माइनस एक्स जो ऊपर चला जाएगा, डेफिनेटली वो माइनस लग जाएगा नेचुरल लॉग के आगे, और इंटीग्रेशन में कुछ गड़बड़ होती है, ठीक है। ये आप सर लोग माइनस नहीं आएगा? माइनस नहीं आएगा नो सर। भाई? मैं आपको क्लियर कर दूं एक बात साफ साफ अच्छे से, कि मुझे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन बहुत ज्यादा नहीं आता है, मैं बायो का स्टूडेंट था, ठीक है। तो मैंने क्या कर रखा है, मैंने कुछ स्टेप याद कर रखे हैं, 150 फॉर्मूले याद करेंगे, उसकी बजाय कुछ स्टेप याद कर लो, ठीक है। मैं अब इसकी एक्सप्लेनेशन तो नहीं दे सकता, बट मुझे याद है, इसलिए मैं आपको साफ बता रहा हूँ कि यहाँ तो माइनस आएगा। अब अगर आपके दिमाग में कुछ गड़बड़ है, मतलब जो आपके कोई कंफ्यूजन है, सही है, ठीक है। वीरेंद्र भी बोल रहा है, मुस्कान भी बोल रही है कि सही है, ठीक है। अब आई डोंट नो ये सही है कि गलत है, ठीक है, बट मुझे इतना पता है कि ये सही है मेरे हिसाब से। अब आप लोग इसे निकाल लीजिए, आपका अगर सोल्व नहीं हो रहा है तो डोंट वरी, मेरी तरह याद कर सकते हैं। सोल्व हो रहा है तो 2-4 स्टेप अगर आप इसमें गड़बड़ ना करते हैं, कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं, ठीक है भाई। अब ये मुझे नहीं पता कोफिशिएंट से किसको क्या डिवाइड करते हैं, बट ये ओके आएगा, सर, ठीक है सर, ठीक ठीक है। है ना। तो जैसा भी है आपको बेटर पता होगा मुझसे, मैं साफ कह रहा हूँ, मुझे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन बहुत ज्यादा नहीं आता है, काम चलाऊ आता है, और काम चलाऊ तो हम समझ कर ही गए रहे हैं, सर, है ना। समझ गए, ठीक। ठीक है, समझ गए, ओके, देन वेरी वेल, ठीक है। तो ये आ गया a माइनस एक्स, तो यहाँ पर अब आ जाएगा ये ठीक। k, और साथ में इंटीग्रेशन का के लिए प्लस आई लग जाएगा, जी सर, ठीक है। प्लस। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? अब प्लस आई को फिर से कन्वर्ट करने के लिए वही t इक्वल, तो इसी इक्वेशन में नीचे लिख देता हूँ, है ना, यहीं पर। तो देखो एट टाइम, अगले पेज पर लिखता हूँ इसे, ठीक है, यहाँ नहीं, ठीक है। तो माइनस, यहाँ पर नेचुरल लोग माइनस नेचुरल लोग a माइनस एक्स, सेम इक्वेशन लिख रहा हूँ, ठीक है, सेम ही लिखते हैं सबसे पहले, ठीक है। इक्वल है kt प्लस आई। अब देखिए, अगर t इक्वल 0 है, ठीक है, देन kt तो 0 हो जाएगा, और a माइनस एक्स, a क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन है ना। तो इस तरह से अगर अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास i की वैल्यू आ जाएगी। तो i तो की उस वैल्यू के टाइम लिए, जीरो होगा। ठीक है, तो i की वैल्यू के लिए सॉल्व करते हैं, माइनस नेचुरल लोग, ठीक है, a माइनस 0। अब देखिए ये क्या है, a माइनस 0, a है इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है, और x क्या था? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट टाइम t। तो t की वैल्यू 0 है, तो प्रोडक्ट तो 0 थे उस टाइम पे। क्लियर है ना ये बात?
ठीक है, और इक्वल, अब k इंटू ये k इंटू 0, क्योंकि टाइम यहां पर भी 0 तो मल्टीप्लाई में आएगा 0 प्लस i आ गया। ठीक है, अब हम इसी के अंदर फर्दर नेचुरल लॉग ओनली a रह गया, इक्वल आ गया नेगेटिव नेचुरल लॉग a इक्वल आ गया i। क्लियर है गाइज? यस सर। अब इसमें i की वैल्यू पुट करेंगे बस, और कुछ नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो ये यूं कह सकते हैं, इसको मैं थोड़ा सा बॉक्स कर रहा हूं ताकि आपको ये मेंशन रहे कि ये सिर्फ i की वैल्यू पुट करने के लिए स्टेप है। अब सीधा ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर हम i की वैल्यू पुट करेंगे, नेचुरल लॉग a माइनस एक्स इक्वल के टी, समझ लो हमारी इक्वेशन डिराइव होगी, और प्लस में नेगेटिव आएगा ना, नेगेटिव, तो इसको रुको, नेगेटिव नेचुरल लॉग ए, बस समझो यहां पर हो गई डेरिवेशन। सर अब के, केमिस्ट्री में डाइजेशन आएगी कहीं पे? देखो बेटा ये ना सिलेबस में है आपके, तो आपके बोर्ड लेवल पर, अब मैं केटी की वैल्यू, एक मिनट में इसको फिनिश कर दूं बस, फिर हम बात करते हैं। ठीक है, केटी की वैल्यू निकाल रहा हूँ, उसको उस तरफ ले जाऊंगा नेचुरल लॉग को, है ना। तो ये नेचुरल लॉग माइनस वाला जो है ये इस दूसरी तरफ आ जाएगा, तो माइनस नेचुरल लॉग ए माइनस एक्स, ये तो सेम टू सेम रहा। ठीक है, और दूसरी तरफ क्या है, यस नेचुरल लॉग ये प्लस का, सर। ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का नेचुरल लॉग ए। क्लियर है? दैट्स इट। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा साफ लिख देते हैं, बस ये समझ लो आपकी डेरिवेशन होगी। इस डेरिवेशन से ना काफी सारे फॉर्मूले बनेंगे, याद रख लेना। नेचुरल लॉग ए माइनस नेचुरल लॉग ए माइनस एक्स, यहां तक डेरिवेशन खत्म है। इसके बाद में सिर्फ वो कहते हैं ना वर्कअप रह गया, थोड़ा सा वर्कअप, वर्कअप समझते हैं आप लोग, यानी इसको थोड़ा इधर उधर लेफ्ट राइट कुछ करना है। ठीक है, केटी यहां तक सबको समझ में आ गया। अब डेरिवेशन की बात बता देता हूँ। जनरली डेरिवेशंस जो है वो आईआईटी नीट में नहीं आती होती। ठीक है, डेरिवेशन से उनको कोई मतलब नहीं होता। डेरिवेशन के अंदर जो फॉर्मूलाज डिराइव होते हैं उनको सिर्फ उससे मतलब होता है, और उसी पर आपको ध्यान देना होता है। बट ये आपके सिलेबस में है बोर्ड लेवल में, तो ये डेरिवेशन तो आपको आनी चाहिए एट एवरी कॉस्ट। ठीक है, बोर्ड में वो डायरेक्ट पूछ सकता है कि डिराइव द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए के की वैल्यू को डिराइव कीजिए, तो डेरिवेशन आपको ऐसे ही करनी पड़ेगी। तो के टी इक्वल आ गया नेचुरल लॉग ए माइनस नेचुरल लॉग ए माइनस एक्स। ठीक है, अब ये ए माइनस एक्स क्या होता है भाई, ए नोट होता है और ए टी होता है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम वर्कअप करेंगे, फिर से मैं यही फॉर्मूला वापस लिख रहा हूँ, के टी इक्वल नेचुरल लॉग ए माइनस नेचुरल लॉग ए माइनस एक्स। अब हमें पता है ए क्या था, के टी 80 इक्वल, ठीक है, तो ए जो है वो ए नोट है, और नेचुरल लॉग ए माइनस एक्स क्या है, वो ए टी है। 80 ठीक है, अब देखो ये आप लोगों को जनरल रूल पता होगा, ये मुझे भी पता है कि नेचुरल लॉग अगर माइनस में हो तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए नोट डिवाइडेड बाय ए टी, ये लिख सकता हूँ ना, ये तो यस जनरल है, ये मुझे भी पता है, ये आता है मुझे। ठीक है, हम जब 2002 में मैंने 10th पास की थी, तो उस टाइम पे हमारे सिलेबस में 9th क्लास में, आप लोगों के नहीं था, 9th क्लास में लोग हुआ करता था, लोग और नेचुरल लोग, सिंपल 9th के बच्चों के जैसा, 9th के बच्चों जैसा था, है ना। तो उतना हमें आता है, तो ये समझ में आ गया भाई, तो ये केटी इक्वल नेचुरल लोग ए नोट बाय ए आ गया। अब नेचुरल लोग को अगर लोग बनाए तो केटी इक्वल, ये सारा 2.3 वर्क लोग अप कर रहा है, हाँ 2.303, और ये आ जाएगा लोग, ये भी अब बहुत कॉमन सी चीज है, नेचुरल लोग को लोग बनाते हैं, तो 2.303 और ए ए नोट नोट बाय 80। ठीक है, तो ये आ जाएगा ए नोट बाय 80। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, तो ये है इसका जनरल फॉर्मूला, जब आप इसको यूज करोगे तो इस फॉर्म के अंदर यूज करते हैं, या फिर इसको ना वही जो ऊपर लिखा हुआ है यहाँ नेचुरल लॉग की फॉर्म में ऐसा यूज कर सकते हो, या लॉग की फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, लॉग ए नोट माइनस लॉग को बाहर निकाल दो, लॉग ए नोट माइनस लॉग 80, 2.303 उधर लग जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसको यूज करते हैं। ये फॉर्मूला यहां तक सिर्फ वर्कअप हुआ है, अब कुछ वर्कअप और भी बाकी है। के टी को निकाल लो, के को निकाल लो, बात एक ही है, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, टी इसके डिवाइड में चला जाएगा, लोग ए नोट बाई ए टी आ जाएगा, वो भी सेम रहेगा। ठीक है, अब एक और चीज है, इसको अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा जाए तो
एक्सपोनेंशियल, या फिर इसी को इन्होंने नेचुरल लॉग की फॉर्म में फिर से कन्वर्ट कर रखा है। नेचुरल लॉग की फॉर्म वाला तो हम कर चुके हैं, ठीक है, एक मिनट रुको। ये एक तो ये फॉर्मूला सीधा सीधा नेचुरल लॉग की फॉर्म में, फिर ये फॉर्मूला इसमें लॉग लगा दिया, ठीक है। ऊपर वाले फॉर्मूले की जगह इनको यूज करना आप लोग, जो मैं मार्क कर रहा हूँ, ठीक है, जो जनरली यूज होते हैं। अब इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म दिखा रखी है भी। एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर इन्होंने क्या किया कि इसी इक्वेशन को, ये जो थी ना, ये वाली इक्वेशन लगा लीजिए या ये वाली इक्वेशन लगा लीजिए, किसी मर्जी को लगा लो, नीचे वाली को यूज करेंगे हम, ऊपर वाली को नहीं, ठीक है। इसी को, इस इक्वेशन को एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब मेरे लिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब होता है कि इसका क्या कर दो, एंटी लॉग कर दो। एंटी लॉग की पावर के टी आ जाएगी, इक्वल होगा, इस इक्वेशन की बात कर रहा हूं, ऊपर वाली इक्वेशन, एंटी लॉग की पावर के टी, और यहाँ एंटी लॉग से नेचुरल लॉग कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा डायरेक्टली, ए नोट बाय ए। ये बात समझ में आई? यस गाइस, तो ये इक्वेशन भी आपकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन गई। अब इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को फिर से थोड़ा सा वर्कअप फिर से किया है कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर e की पावर माइनस के टी, ई की पावर माइनस के टी कर दिया, और इस तरफ इसको पलट दिया, a डिवाइडेड बाय ए नोट। इस इक्वेशन का जनरली यूज होता है a डिवाइडेड बाय ए नोट। तो a की वैल्यू निकाल दी, क्या आएगी a की वैल्यू, a सर विल बी मतलब इक्वल टू, सर हाँ बेटा लास्ट बोलो। में जो हमने अल्टा पल्टी करी, मतलब ये कोई सेंस, मतलब खास, मतलब कोई सिग्निफिकेंस तो पता नहीं चल रहा है। बताता हूँ ये उल्टा पुल्टी क्यों कर रहे हैं, वो बताता हूँ। इसी को तो मैं इसलिए तो बोल रहा था कि फॉर्मूला तो आपका यहाँ तक डिराइव हो गया, अब हम सिर्फ यहीं पे अरेनियस फॉर्मूला इक्वेशन डिराइव हो गया। अरेनियस इक्वेशन। हाँ, आर्नियस इक्वेशन को भी डिराइव करेंगे, वो आगे करेंगे बेटा, अभी नहीं, ठीक है। उस तरह की एक इक्वेशन डिराइव होगी अभी, रुको, ठीक है। तो ए इक्वल नेगेटिव एंटी लॉग, और ए नोट इस तरफ चला जाएगा, ए नोट। इस फॉर्म में भी इसको यूज करते हैं, इसीलिए बोल रहा हूँ, जो मार्क लगा रहा हूँ ना, जो बॉक्स कर रहा हूँ, ठीक है, वो चीज याद रखना। आप देखो इस फॉर्म में यूज तो इस फॉर्म में करते हैं, बट इसको यूज करने के लिए आप एक्सपोनेंशियल तो इस इक्वेशन का करोगे ना, ये वाली इक्वेशन का एक्सपोनेंशियल होगा, तो ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। फर्दर इसको log 2.303 आप खुद लगा सकते हो, बहुत आसान है। नेचुरल log a नोट बाय ए याद करके ये याद कर लो, सीधा एक ही बात है, ठीक है। या ऊपर वाली के टी इक्वल नेचुरल log a नोट माइनस नेचुरल log ए टी, सीधा। अब देखो के टी इक्वल, जीरो ऑर्डर के लिए थोड़ा सा आपको रिजेम्बलेंस देता हूँ, के टी इक्वल क्या था, ए नोट माइनस ए था, यही था ना। अब के टी फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या है, के टी इक्वल नेचुरल लॉग ए नोट माइनस नेचुरल लॉग ए, सिर्फ नेचुरल लॉग लगा है और इक्वेशन वही है, इसलिए ये वाली इक्वेशन, ये जो हमने डिराइव की है, इसको याद रखना एट एवरी कॉस्ट। इसको भी मैं बॉक्स कर देता हूं अलग कलर से। ये इक्वेशन अगर याद है तो नीचे वाली सारी इक्वेशनें आपको अपने आप बिल्डअप हो जाएंगी। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, जैसा कि क्योंकि मेरी स्क्रीन फुल है, मैं रुक जाओ, मैं आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आता हूँ, ठीक है। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, जो स्टूडेंट ये पूछ रहे हैं कि सर हम इसका वर्कअप क्यों कर रहे हैं, तो देखो बेटा, फॉर्मूले जब आपने कर लिया, ठीक है, आपने बेसिक्स बना लिया, तो इसको बोलते हैं वर्कअप करना। मतलब जो जनरली फॉर्मूले यूज होते हैं उसकी फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना। तो अब हम उसकी फॉर्म में, नेचुरल लॉग वाला फॉर्मूला यूज नहीं होता, ये आपको भी पता है, इसको हम वर्किंग में नहीं ले सकते नेचुरल लॉग का, फिर आपको लॉग करना ही पड़ेगा एट एवरी कॉस्ट, तो इसलिए नेचुरल लॉग वाला फॉर्मूला यूज नहीं होता, बट इससे सारे फॉर्मूले बनते हैं, इसलिए नेचुरल लॉग वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। तो मैंने उसको ब्लू लाइन से टिक किया, सबसे ऊपर जो लिखा हुआ है। इसके बाद नीचे आ गया केटी वाला फॉर्मूला, केटी में वो उसको नेचुरल लॉग को ही बस उल्टा पुल्टा किया है, तो ये आप बाद में भी कर सकते हैं, बट माइंड में रहे इसलिए बॉक्स किया। फर्दर लॉग वाला फॉर्मूला हमेशा यूज होएगा, तो वो तो बॉक्स भी नहीं किया, बट उसको क्लिक लगाया है, वो आप खुद निकाल लोगे। लॉग वाला फॉर्मूला और एंटी लॉग वाला फॉर्मूला, ए इक्वल एंटी लॉग माइनस की पावर माइनस के टी ए नोट, ये फॉर्मूले सबसे ज्यादा यूज होते हैं, लोग और एंटी लोग वाले फॉर्मूले। यानी जब क्वेश्चन करोगे तो क्वेश्चन के अंदर आपके पास में सिर्फ दो ही फॉर्मूले यूज होने वाले हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, बट बीच में इनके डेरिवेशंस हो सकता है कहीं ना किसी स्टेप पर यूज हो। जैसे अभी केटी वाला फॉर्मूला नेचुरल लॉग ए नोट माइनस नेचुरल लॉग एटी, इसको हम अभी यूज करके एक और डेरिवेशन करने वाले हैं। तो डेफिनेटली सारे फॉर्मूले यूज होंगे, जिनका भी वर्कअप किया गया है वो सारे आपको फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए। अब वो आप बोलोगे हम डिराइव कर लेंगे ऑन द स्पॉट,
ठीक है, प्रैक्टिस कर लोगे तो अपने आप याद हो जाएंगे, डिराइव की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर प्रैक्टिस नहीं है तो डिराइव करते टाइम छोटी सी भी गलती होगी तो गड़बड़ हो जाएगी। तो प्रैक्टिस जरूर करना, सारे न्यूमेरिकल सोल्व करके देखना, फिर आप खुद बोलोगे कि हाँ ठीक है सारे एक जैसे ही हैं, कोई फर्क नहीं है। क्लियर है ये? आगे बढ़े? यस सर। ठीक है चलो। अब इतना होने के बाद, ठीक है, इतना होने के बाद बस मैं रिजेम्बलेंस जो बता रहा था ना वो जरूर याद रखना, के टी इक्वल ए नोट माइनस ए टी होता है, और यहाँ के टी इक्वल नेचुरल लोग ए नोट माइनस नेचुरल लोग ए टी है। बस जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर में ये डिफरेंस है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, एक और फॉर्मूला है इसी के बेस पर, और वो आपको डिराइव करना है। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला वो भी हम डिराइव करेंगे। ऑफलाइन। हाँ क्या कह रहे हो? और वो हम आप इसको नेचुरल लॉग वाले को लेके, ये के टी इक्वल नेचुरल लॉग, इसी फॉर्मूले को लेके हम करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो क्या है, के टी इक्वल, रेड पेन नहीं यूज करते, रेड पेन से ना बाद में आप लोगों को ना जब नोट्स भेजते हैं तो वो दिखाई नहीं देता। ठीक है, के टी इक्वल नेचुरल लॉग ए नोट बाय ए। ठीक है, ये फॉर्मूला है, नॉर्मल फॉर्मूला हमने यानी नेचुरल लॉग ए माइनस वो कर सकते हो आप। तो यहां से हम निकालने वाले हैं के टी की वैल्यू, के टी वैल्यू निकल गई तो के टी की वैल्यू को, रुको ये भी मैं गड़बड़ी कर रहा हूँ, सीधा यही फॉर्मूला लिखेंगे, नेचुरल लॉग ए। ठीक है, अब इसके अंदर वन, यानी कि टाइम t1 हो फिर टाइम t2 हो, दोनों कंडीशंस के अंदर कंसंट्रेशन अलग अलग हो, तो वो दो इक्वेशन बनाने वाले हैं। तो सपोज दैट t इक्वल t1, अगर t इक्वल t1 होता है, ठीक है, तो a क्या हो जाएगा, यानी जो a की वैल्यू, a t की वैल्यू है वो a1 हो जाएगी, है ना। तो यहाँ आ जाएगा a t विल बी इक्वल टू, ये राइटिंग मेरी साफ नहीं आ रही है भाई, रुकिए शायद आपको देखने में भी फिर प्रॉब्लम हो गई, मैं इसको साफ लिखता हूँ। ठीक है, a, तो देखिए अगर t, यहाँ a t है, ये t इक्वल t1 है पहला टाइम, तो क्या होगा, a t की वैल्यू, a t विल बी इक्वल टू a1, a t a1 हो जाएगा। ठीक है, और t2, अगर t इक्वल 2 है, टाइम की वैल्यू 2 कर दें, इसी इक्वेशन में दो इक्वेशन बन जाएंगी, एक टाइम t1 के लिए, एक टाइम t2 के लिए। ठीक है, तो उस टाइम पर a t वो क्या बन जाएगा, a2 बन जाएगा। ठीक है, तो अब हम इनकी वैल्यू अगर पुट करें तो सिंपली दोनों की वैल्यूज पुट कीजिए, के टी वन इक्वल क्या हो जाएगा, नेचुरल लोग ए नोट माइनस नेचुरल लोग ए वन। ठीक है, ये बन गई इक्वेशन 1 फॉर टाइम t1। फिर दूसरा क्या आएगा, के टी टू इक्वल नेचुरल लोग ए नोट माइनस नेचुरल लोग ए टू। यहां तक सबको समझ में आ गया? क्लियर है? यस यस और सर। नो? ठीक है, ठीक है, तो अब क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को आपस में बस सब्सट्रैक्ट करना है और आपके सामने आंसर आ जाएगा। सब्सट्रैक्ट करते हैं दोनों को आपस में एक दूसरे से, तो के टी वन माइनस के टी टू विल बी इक्वल टू नेचुरल लोग, मैं इसको पहले कंप्लीट लिख रहा हूँ फर्स्ट वाले को, नेचुरल लोग ए वन, फिर माइनस का साइन, अब ये पूरी इक्वेशन माइनस में होने वाली है, तो ये दोनों साइन बदल जाएंगे। ये क्लियर है ना? डायरेक्ट कर दूं? यस गाइस, डायरेक्ट कर दूं बेटा, है ना? यस सर। तो ये आ जाएगा नेचुरल लोग ए नोट, ठीक है, माइनस का हो गया ये वाला, और आगे वाला हो जाएगा प्लस का, तो ये आ जाएगा प्लस का नेचुरल लोग ए टू। ठीक है, तो ये देखिए नेचुरल लोग ए नोट से नेचुरल लोग ए नोट कैंसिल हो गया। ठीक है, एक प्लस का एक माइनस का, तो मैं उसको अब जरा दोबारा से के, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, कांस्टेंट निकाल लिया, तो टी वन माइनस टी टू, और इक्वल क्या आ गया, अब यहाँ देखिए नेचुरल लोग ए टू, और माइनस में आ गया नेचुरल लोग ए वन, यही बचा था। तो हम इसको फिर से लिख सकते हैं, के टी वन माइनस टी टू इक्वल, नेचुरल लोग डाल दूं और सीधा ये माइनस में है तो ए टू डिवाइडेड बाय ए वन। ठीक है, ये आ गया समझ में? क्लियर है? यस, यहां तक सबको क्लियर है ना बेटा? सर। अब आगे देखिए जरा, हम जनरली क्या करते होते हैं, ये एक क्वेश्चन है कि जनरली हम क्या करते हैं। जनरली हम लोग टी टू माइनस टी वन करते हैं, टी वन माइनस टी टू नहीं करते हैं।
समझ गए? यानी कि मुझे यहाँ पर साइन कन्वर्जन करना पड़ेगा। तो अगर मैं साइन कन्वर्जन करता हूँ, फिर से वही इक्वेशन एक बार लिख देता हूँ आपके सामने, T1 माइनस T2, ठीक है, और ये इक्वल आ जाएगा नेचुरल लॉग A2 डिवाइडेड बाय A1, यही था। तो साइन कन्वर्जन अगर मैं कर दूं तो K T2 माइनस T1, ये कैसे होगा? आप K इसको पहले एक्सपेंड कर लीजिए, फिर साइन को कन्वर्ट करेंगे, K T1 माइनस का हो जाएगा, K T2 प्लस का हो जाएगा, है ना, और बाहर भी वहां भी माइनस का साइन लगेगा, तो वो क्या होगा नेचुरल लॉग के अंदर, हम इसको पलट देंगे बस, A1 बाय A2। क्लियर है? अब इसका लॉग करें, इसको नेचुरल लॉग को लॉग में कन्वर्ट करें, तो K T2 माइनस T1 विल बी इक्वल टू 2.303 और log A1 बाय A2। समझ में आ गया भाई? ये बन गया आपका फॉर्मूला कि अगर आपको दो अलग अलग टाइम दे रखे हो, दो अलग अलग कंसंट्रेशंस दे रखी हो, रिएक्शन सेम हो, ये कहाँ यूज होता है? दो अलग अलग टाइम है, दो अलग अलग कंसंट्रेशंस हैं, बट रिएक्शन सेम ही है। रिएक्शन सेम मतलब अमोनिया की रिएक्शन ले लो, H2 प्लस N2 अमोनिया बनता है, ठीक है, और H2N2 अमोनिया बना रहा है। अब मैंने बोल दिया आपको कि भी 5 मिनट बाद मैंने देखा कि अमोनिया की कंसंट्रेशन ये थी, या इनिशियल कंसंट्रेशन हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन मिला लिया कि 5 मिनट बाद नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन 2 मोल थी, और 10 मिनट बाद नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन जो है वो 1.5 मोल होगी, 2 मोल से 1.5 मोल आ गई, ठीक है, 10 मिनट बाद। तो टाइम बता दिया आपको, तो टाइम T1 T2 दोनों टाइम्स को, मतलब पहले 5 मिनट बाद थी, बाद में 10 मिनट बाद थी, तो T1 माइनस T2 माइनस T1, 10 में से 5 गया 5 मिनट, ठीक है, के टाइम आ गया 5 मिनट, इक्वल क्या आएगा 2.303। कंसंट्रेशन ऑफ A1 डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A2, पहले क्या थी कंसंट्रेशन, बाद में क्या थी कंसंट्रेशन, दोनों को डिवाइड करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा। किसका आंसर आएगा? के निकलेगा। के ही निकालना इंपॉर्टेंट है। सबसे शुरू में मैंने यही बताया था कि इन रिएक्शंस के अंदर हम के को ही फाइंड आउट करते हैं, और वही हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है। यहाँ यहाँ तक क्लियर है बेटा सबको? ये हमारी डेरिवेशन अब सारे जितने भी फॉर्मूलाज थे सब हो चुके हैं। तो फाइनल फॉर्मूला मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि हमने क्या करना है। के टी इक्वल है नेचुरल लोग ए नोट माइनस नेचुरल लोग ए। ये रिजेंबल कीजिए जीरो ऑर्डर से। जीरो ऑर्डर क्या था? नेचुरल लोग हटा दो, जीरो ऑर्डर बन गई, ठीक है। ये था हमारा एक फॉर्मूला। दूसरा ऊपर वाला फॉर्मूला ये है। इसी फॉर्मूले को आप एंटी लॉग की फॉर्म में कर सकते हैं, एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में। इसी फॉर्मूले के साथ लॉग लगा सकते हैं, 2.303 कर सकते हैं। इसी फॉर्मूले को ए नोट बाय ए लिख सकते हैं। इस फॉर्मूले के ही सारे डेरिवेशंस हैं, सब कुछ यहीं से आएगा। एक बार अच्छे से याद कर लो, उसके बाद में इसके ऊपर फोकस करोगे तो सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। क्लियर है भाई? सर यस। इस वाले फॉर्मूले में अगर हम जीरो ऑर्डर बनाने के लिए क्या करेंगे? अरे नेचुरल लॉग हटाना है। ये जीरो ऑर्डर से रिजेंबलेंस बता रहा हूँ, बनेगा नहीं। ऐसा मत समझिएगा कि बन जाएगा। नेचुरल लॉग सर देखो बनाने के लिए नहीं कह रहा, मतलब हाँ हाँ एनालॉजी। देखो क्या करना है, सिर्फ एनालॉगी बता रहा हूँ। ए नोट माइनस ए, ये लो बेटा, जीरो ऑर्डर बन गया। ये जीरो ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर, ठीक है। मैं इसलिए ये एनालॉगी बता रहा हूँ आपको। मैंने जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, ठीक है, हायर क्लास के लिए भी, जब बच्चों को नेट की तैयारी करवा रहा था मैं, ठीक है, तो उसके लिए मैंने ना ये केमिकल काइनेटिक्स को ना थोड़ा सिंपल करके अपने हिसाब से ट्रिकी टाइप में बनाया था कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये, सेकंड ऑर्डर के लिए, थर्ड ऑर्डर के लिए, एंड सो ऑन, जो भी ऑर्डर हो। फिर एक अलग से हमारा बड़ा सारा एक फॉर्मूला भी बनता है, वो आपकी क्लास के अंदर नहीं है, कि किसी भी ऑर्डर की अगर रिएक्शन है उसको आप निकाल सकते हैं। तो वो फॉर्मूला ऐसे करके मैंने ट्रिक करके ना सारे फॉर्मूलों को एक बार फिंगर टिप्स पे याद किया था। अभी मेरे को ध्यान नहीं है वो, ठीक है, अगर आप अभी पूछोगे तो मैं शायद गलत वाला तो बता दूंगा आपको, ठीक है, लेकिन उस टाइम पे मैंने वो सबको एक एक फिंगर टिप्स के ऊपर अपने हिसाब से कि इसमें और इसमें ये फर्क है, इसमें और इसमें ये फर्क है, इसमें और इसमें ये फर्क है, और बाकी के फॉर्मूले इससे मैं डिराइव कर सकता हूँ शॉर्ट ट्रिक से, उसके भी शॉर्ट ट्रिक, और उसके बाद फिर मैंने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की थी उनकी। तो ऐसे करके आप ये स्टेप वाइज आप भी ऐसा कर सकते हैं कि शुरू में याद करना पड़ता है, तो याद तो होना चाहिए, फिर प्रैक्टिस करते हो तो ज्यादा याद हो जाते हैं, अच्छे से याद हो जाते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस का मतलब ये होता है कि उसको अच्छे से याद करना। तो एनालॉगी ये बनेगी, देखो दोनों सेम आ गए ना, ए नॉट माइनस ए, के टी इक्वल, ये जीरो ऑर्डर के लिए था, क्लियर है। जीरो ऑर्डर का हाफ टाइम का फॉर्मूला, देखो फॉर्मूले इतने ज्यादा हो जाते हैं ना कि हमें फिर लगता है कि अरे ये हो क्या रहा है, तो सारे फॉर्मूले एक दूसरे को कंफ्यूज ना करें, इसलिए हम थोड़ा सा एनालॉगी को यूज कर लें तो वो ज्यादा बेटर है, क्लियर है। तो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि आप एनालॉगी को यूज कीजिए, सीधा सीधा A1 इसको भी ऐसा ही कर सकते हैं। इसी फॉर्मूले से ऊपर वाला फॉर्मूला बन जाता है, देखिए इसी से,
इसी फॉर्मूले से बाकी के फॉर्मूले बन जाएंगे, तो ये फॉर्मूला इसलिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर है भाई? आगे बढ़े। Yes. जीरो ऑर्डर मैं यहां से रब कर रहा हूं, ठीक है। वैसे तो इसको भी कर दूं क्या? ये आपके नोट्स में जाएगा, फिर ध्यान रख लेना, कंफ्यूज ना हो आप, है ना। इसको रब करते हैं यहाँ से, इसका यहाँ पे कोई काम नहीं है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने फर्स्ट ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट ऑर्डर का मतलब डेरिवेशन कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हम कुछ करते हैं, सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इसके अंदर कुछ ग्राफ्स आएंगे, ठीक है। ग्राफ्स के अकॉर्डिंग वो स्ट्रेट लाइन है नहीं है, कैसे वर्क करेगा, क्या वर्क करेगा, उसी के अकॉर्डिंग हम उसको समझने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला ग्राफ जो है वो है अब हम ग्राफ करेंगे फर्स्ट ऑर्डर ग्राफ, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर ग्राफ्स के अंदर सबसे पहला ग्राफ, या हाफ टाइम बाद में कराऊंगा, एक ग्राफ तो पक्का करवाऊंगा, ठीक है। उसके बाद में हाफ टाइम करेंगे। देखो इसके अंदर मैं ग्राफ ले रहा हूं log a वर्सेस t, ठीक है बेटा। log a वर्सेस t। तो सबसे पहले क्या करना होता है ये आप लोग मुझे बताएंगे। सबसे पहले क्या करना है भाई, a और t को आपस में, log a और वर्सेस t को रखना है। कौन सी एक्सिस पर रखा जाएगा? कौन? वन इज डिपेंडेंट, ये डिपेंडेंट है सर वाई पे ये, और ये है Yes. इंडिपेंडेंट, ठीक है। जो वर्सेस के बाद लिखा होता है वो इंडिपेंडेंट है। तो ठीक है, तो y पर आएगा log a, y एक्सिस, ये y एक्सिस है, ठीक है। और x पर आएगा, x के ऊपर आएगा t, तो यहाँ आ गया t। t इस तरफ बढ़ रहा है, टाइम इस तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। और ये है इस तरफ log a की वैल्यू बढ़ रही है, log a। a मतलब a के लिए मैंने बोला था जब भी a आता है तो, या वो कंसंट्रेशन की जब भी बात करता है वो at की बात कर रहा है। कंसंट्रेशन एट टाइम t, ये याद है ना सबको, कंसंट्रेशन एट टाइम t, ठीक है। तो ये कंसंट्रेशन एट टाइम t की बात कर रहा है, सीधी सी बात ये है। अब मैंने क्या बोला था कि हमें ऐसा फॉर्मूला चाहिए कि इस जिसमें ये दोनों आते हो। अभी अभी हमने फॉर्मूला किया है, बट उस फॉर्मूले में तो ये दोनों थे ही नहीं, है ना। क्या था वो फॉर्मूला? के टी इक्वल, जो मैंने आपको बोला था कि याद रखिए, नेचुरल लोग ए नोट और माइनस नेचुरल लोग ए, ठीक है। इस फॉर्मूले में तो ये है नहीं, ये तो लोग की बात कर रहा है। उसको लोग में कन्वर्ट कर देते हैं, के टी इक्वल नेचुरल लोग ए नोट बाय ए। जल्दी सी लोग में कन्वर्ट आप आसानी से कर सकते हैं, 2.303 ए नोट बाय ए, ठीक है भाई। लोग आ गया, यहाँ लोग आएगा बीच में, आ गया लोग। क्लियर है? यस गाइस, यस समझ में आया ना कि मैंने बोला था कि वो फॉर्मूला चाहिए जिसमें ये दोनों आते हो। तो हमें उसने बोला लोग, तो लोग तो भाई टी तो आ रहा है बट लोग नहीं आ रहा था, तो ये मैंने लोग में कन्वर्ट कर दिया, ए नोट बाय ए आ गया, ठीक है। अब ये लोग में कन्वर्ट हो गया। अब मुझे क्या करना है, y इक्वल एम एक्स प्लस सी, वाई इक्वल एम एक्स प्लस सी। तो देखो मेरे को चाहिए था log a, log a यहाँ पर आ रहा है, ये माइनस में आएगा बस थोड़ा सा, तो मैं इसको थोड़ा फिर से रिफाइन कर लेता हूँ, 2.303 log a नोट माइनस log a, ये आ गया ना। बट मुझे तो प्लस log चाहिए, तो इस log को उठा के दूसरी तरफ ले जाऊं, ठीक है। तो मैं, है ना, ये तो समझ में आ रहा होगा, सिंपल चीज है। ग्राफ खुद बनाने का तरीका बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं करना आपको। अब मैं ये सब रब कर रहा हूँ कि आपके काम का नहीं रहेगा। तो ये आ जाएगा log a और kt। मुझे t क्या चाहिए भाई, t तो मेरे को दूसरी तरफ चाहिए, x एक्सिस की तरफ। तो मैं kt को दूसरी तरफ ले जाऊंगा, 2.303 और आ गया log a नोट और माइनस में आ गया kt, ठीक है। मैंने सिर्फ इसको पलट दिया। ये क्लियर हो गया सबको यहाँ तक? इक्वेशन, एक ही इक्वेशन हमारे पास है ही, एक इक्वेशन, उसी को लेफ्ट राइट करना है। तो यहां तक ये सबको समझ में आ गया ना? यस सर। अब देखो ये तो बन गया y, ये तो सीधा y है, कोई चक्कर ही नहीं है। सर ये 2.3 यहाँ भी आएगा। क्या कह रहे हो? सर log a के आगे भी 2.303 आएगा। log a के आगे इज दिस, दोनों के जी आगे कैसे आएगा? हमने log तो एक बना लिया, बाद में उसको सॉल्व किया है, ये तो कोई नहीं आना चाहिए, आई डोंट थिंक। देखो ऐसे है, log यहाँ 2.303 था, ठीक है, इस इक्वेशन में, और log a नोट बाय a था। तो मैंने सिर्फ इसको सॉल्व किया। अब इसको तो मैं कर सकता हूँ, ये मल्टीप्लाई में है, नहीं कर वही सकता? तो, सर पूरा मल्टीप्लाई में ना हमने log a नोट माइनस log a करा है, अरे उसके पूरे मल्टीप्लाई में 2.33 है तो दोनों साथ आएगा।
पूरे मल्टीप्लाई बेटा, यहाँ लोग है ना, देखो यहाँ मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई का साइन है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई वाले को यहाँ छोड़ सकता हूँ, ये लो भाई, और मैं यहाँ पर कर दूं log a नोट और माइनस में log a। ऐसा नहीं कर सकते क्या? इसको ऐसे रखना पड़ेगा? आर यू सेइंग दैट? ब्रैकेट में बोलो। सर अलग अलग भी ले सकते हैं। अलग अलग ले सकते हैं ना भाई, आप लोग ज्यादा जानते हो मैथ के बारे में, मेरे हिसाब से तो ले सकते हैं, मुझे तो नहीं लगता कि ये आप नहीं ले सकते हो। बोलिए मैथमेटिशियंस, ये जो मैं कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, बता देता हूँ, यस ठीक है। सर। जी बाकी सर। आप लोगों के माइंड में ये गड़बड़ आ रही होगी, ये मल्टीप्लाई ऐसे रहेगा, ठीक है, ये नहीं हिलने वाला, ठीक है, ये सिर्फ सिंगल मल्टीप्लाई है, इसका मतलब ही नहीं कि इन दोनों के बाहर और ब्रैकेट में आप लगाओ, वो नहीं है। लोग ऐसा नहीं कहता कि आपके सामने जो मल्टीप्लाई है उसको आप उसके साथ ही चिपका के रखो, दिस इज नॉट नेसेसरी, ठीक है। ये आ गया वाई। अब बात करते हैं एक्स कहाँ पर भी, ये रहा हमारा टी, एम एक्स, तो एम एक्स तो ये महाराज है, ठीक है, ये है एम एक्स, तो माइनस के जो है वो तो हो गया एम, ठीक है, एक मिनट, तो ये माइनस के हो गया एम, और टी हमारा है एक्स, ठीक है, तो एम की वैल्यू क्या, माइनस के, और ये सारा क्या हो गया भाई, सी। क्लियर है? y इक्वल एम एक्स प्लस सी, समझ में आ गया बेटा सबको? यस माइनस यस के टी, सर। उसको उल्टा पुल्टा कर लेना कैसे भी करो। तो अब बताओ जरा कि सी जो है वो पॉजिटिव है, यानी वो y एक्सिस के ऊपर कहीं पॉजिटिव यहाँ कहीं से शुरू होगा, मैंने यहाँ लगा दिया निशान, ठीक है, लगा सकता हूँ कहीं भी निशान दिख रहा है ना, मैंने जहाँ निशान लगाया, चलो येलो वाले से मार्क कर दे रहा हूँ, ठीक है, अभी सही है। y की वैल्यू आ गई, सबको पता लग गया, y यानी इंटरसेप्ट, ओ सॉरी c यानी इंटरसेप्ट, ठीक है, तो वो तो यहाँ आ गया। अब m, m क्या है, स्लोप ऑफ द लाइन, नेगेटिव है, नेगेटिव क्या होता है, अगर पॉजिटिव हो तो टीचर के क्लिक की तरह ऐसे लगता है, नेगेटिव हो तो टीचर के क्रॉस वाला वो जो लाइन लगती है ऐसे लगता है, तो मतलब ये यहां से ऐसे आएगा, समझ गए? यहां तक किसी को डाउट है? ये हमारी लाइन ऐसे आएगी, थोड़ी टेढ़ी बना दी मैंने, थोड़ी सीधी बनाता हूँ, ये लो, यस हाँ, सर। यहाँ तक समझ में आ गया ना, ठीक है। ग्राफ की लाइनें मेरी सारी टेढ़ी मेढ़ी जा रहे हैं, बट आप मैनेज कर लेना जैसे भी है, ठीक है, डोंट वरी अबाउट दिस। अब उसके बाद में देखिए आगे क्या है, इसका स्लोप बताओ भाई, क्या है स्लोप? माइनस के। स्लोप आ गया माइनस के, और क्या है इसका, सी पता है, वो 2.303 log a नोट की वैल्यू होगी, है ना, इनिशियल कंसंट्रेशन जहां से हमने शुरू किया था, जो भी है, ठीक है, दैट्स इट, बस उनके इतना ही बाद है। हाँ, ग्राफ खत्म, समझ में आ गया भाई, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा फर्स्ट ऑर्डर का, log a वर्सेस टी, ये वाला, क्लियर है अब सबको? इस ग्राफ में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए गाइस। हाँ बेटा, ग्राफ में किसी को प्रॉब्लम है? एनीवन एल्स हैव एनी प्रॉब्लम? नो सर। नहीं है, ठीक है। हाँ अब सर। ठीक है, अब एक और ग्राफ के बारे में, मतलब जितने भी ग्राफ आपके बुक्स में दिए हों, जहां पर भी दिए हों, वो अब आप बना सकते हैं, मैंने आपको इंडिपेंडेंट कर दिया है कि ग्राफ आप खुद बना सकते हैं, समझ गए? इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए कि किस इक्वेशन में वर्सेस ये और ये आते हैं, बस इतना पता हो तो आप अपने आप ग्राफ बना सकते हो। प्रैक्टिस इट योरसेल्फ, सारे ग्राफ आप लोगों का ये होमवर्क है, बता रहा हूँ, सारे ग्राफ आप लोग करेंगे, ठीक है। ये पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगा, मैं एक्चुअल में एक पीडीएफ भेजता हूँ खुशबू मैम को, ठीक है, तो वो जिस भी ग्रुप में एडमिन है, आपके ग्रुप में डेफिनेटली वही एडमिन होंगी, तो उनको बोलना, क्योंकि आई एम नॉट इंक्लूडेड इन योर ग्रुप्स, ठीक है। मुझे अभी ये सप्लीमेंट्री क्लासेस दी जा रही हैं, ठीक है, आज भी मिल गई, तो डेफिनेटली इस वीक शायद आपको सप्लीमेंट्री क्लासेस, नेक्स्ट क्लास भी मैं ही लेने वाला हूँ, ठीक है, बट नेक्स्ट वीक क्या होगा मुझे नहीं पता। ओके, तो यहाँ तक मैं खुशबू मैम को भेज दूंगा, और वहां से आपको वो पीडीएफ आपके ग्रुप्स में डाल देंगे, क्योंकि मैं एडमिन नहीं हूँ, मेरे पास अभी कोई भी ग्रुप नहीं है, दैट इज वाई, ठीक है, किसी भी ना +1 के ग्रुप में हो ना +2 के ग्रुप में, दैट्स ऑल। टी ऑन एक्सेस, टी ऑन एक्सेस, मुस्कान बेटा क्या पूछ रहे हो आप, टी ऑन एक्सेस, चलो आर यू? टी ऑन एक्सेस, टी एक्स एक्सेस पर है। अच्छा, ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है ठीक है ठीक है, अच्छा एक्स एक्सिस लिखो, ठीक है, हाँ, टी ऑन एक्स एक्सिस, अच्छा ये बता रहे थे, ये तो काफी देर पहले था, ठीक है, ओके, ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब हम कुछ क्या करेंगे, हाफ लाइफ करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ। हाफ लाइफ आप खुद कर सकते हो, देखो फॉर्मूला तो याद होना ही चाहिए, इस बात में तो कोई डाउट है ही नहीं, हाफ लाइफ
फॉर फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ करने वाले हैं, तो हमें पता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए इक्वेशन कौन सी है जो हमें याद रखनी है, ठीक है। केटी इक्वल, ये टी खा गया मैं, है ना, टी, केटी इक्वल। अब देखो नेचुरल लॉग वाली इक्वेशन यूज नहीं होती है, बस वो हमेशा सारी इक्वेशनों को बनाने के काम आती है, तो लॉग वाली इक्वेशन आपको याद रखनी है। 2.303 लॉग क्या था, ए नोट माइनस लॉग ए, या फिर ए नोट बाय ए, कुछ भी लिख दो, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। क्लियर है, ए नोट बाय ए भी लिख सकते हो। आई थिंक ए नोट बाय ए ही बाद में बनाना पड़ेगा, है ना, ए नोट बाय ए, तो उसको अभी ए नोट बाय ए की फॉर्म में लिखते हैं। अब देखो के टी यानी टी इक्वल क्या है, हाफ टाइम। टी इक्वल 50% हो जाएगा, हाफ टाइम का मतलब यही होता है। टी अगर 50% हो जाएगा तो इनिशियल कंसंट्रेशन, यानी कि अब मुझे आप लोग डिफाइन करोगे भी टी 50% है तो क्या चीज कम हो जाएगी, क्या चीज मतलब प्रोडक्ट कम होंगे, रिएक्टेंट कम होगा, क्या कम होने वाला है, वो आप लोग मुझे डिफाइन कीजिए जल्दी से। क्या लें इसको? सर 50% ही प्रोडक्ट बचेगा उस टाइम पे, 50% ही रिएक्टेंट। रिएक्टेंट भी 50%, प्रोडक्ट भी 50% है, यानी कंसंट्रेशन, ये जो कंसंट्रेशन है ये इनिशियल का 50% रहेगी, ए, है ना, हाफ इनिशियल रहेगा। कंसंट्रेशन का, हाँ 50% रह जाएगी, तो ए नोट बाय 2 लिख दूं इसको, जी सर। यही मतलब है ना, ठीक है। तो के टी इक्वल 2.303 लोग ए नोट था, और इसके नीचे ए नोट डिवाइड में 2 आ गया, तो वो डिवाइड वाला 2 ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, समझ में आ रहा है? सीधा लिख दूं? नहीं सीधा नहीं लिखते, फिर आपको बाद में देखने सर में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। नीचे 2, ए नोट बाय 2 लिख सकता हूँ, सही है, यस सर। ठीक है। तो 2.303 लोग, अभी मैं लिख सकता हूँ इस 2 को ऊपर लेके जा सकता हूँ, लोग काट ए दीजिए। नोट, ए नोट से ए नोट कट जाएगा, ठीक है, सही है। 1 मिनट, इसको रब कर देते हैं, सही बात, उसको ऊपर ले जाने की बजाय डायरेक्ट काट दो, और ये 2 भी तो ऊपर आ जाएगा ना, 2 लोग 2। क्लियर है, समझ में आ गया? अभी हम लिख सकते हैं, और इसको 50% लिखना था यार, 1/2, ठीक है, 1/2, ठीक है। अभी देखो टी के टी, के टी 1/2 इक्वल क्या हो जाएगा, 2.303, और log 2 की वैल्यू कितनी होती है, याद है किसी को? मैंने करवाई थी क्या ये log 2 की वैल्यू और log 3 की वैल्यू, ऐसा कुछ करवाया था मैंने? नहीं करवाया, जीरो किसको पॉइंट थ्री करवाया? जीरो वन जीरो हाँ 3010 होता है, ठीक है, किसको करवाया था? +1 को करवाया था शायद, हाँ +1 वालों को 2-3 बार करवा दिया मैंने, ठीक है। 3010, ठीक है, log 2 की वैल्यू 3010 होती है। कभी आपकी क्लास अगर बिल्कुल लगती है, इवन होगा ना। तो log 1 से लेकर log 10 तक की वैल्यूज आप याद रख लीजिए, उसके अंदर भी आपको वैल्यू log 2 की, log 3 की, log 5 की, log 7 की यही वैल्यूज याद रखनी पड़ेंगी, बाकी कोई वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और उसी से आप सारे log की वैल्यूज अपने आप निकाल सकते हो, अप्रोक्सीमेटली सभी निकल जाएंगी, कुछ एक का अंदाजा लगाना पड़ता है, ठीक है। तो दैट इज वाई मैं सोच रहा था कि शायद मैंने आपको ये करवा दिया, तो ये इक्वल आ जाएगा भाई, किसके इक्वल आएगा? चलो नेक्स्ट पेज लेते हैं इसको, है ना। 0.693। 0.693 आ जाएगा ये, ठीक है, 693, बहुत के टी, तो ये आ जाएगा के टी इक्वल टी हाफ, है ना, रुको, टी हाफ इक्वल 0.693 डिवाइडेड बाय के, अगर इस के को इधर ले आए तो ये आ जाएगा T1/2 इक्वल 0.693 डिवाइडेड बाय के। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है उसका हाफ टाइम जो है वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड बिल्कुल नहीं करता, कंसंट्रेशन कितनी भी लगा लीजिए, 100 लो, 200 लो, 500 लो, 1000 लो, हाफ टाइम जो है वो के पर डिपेंड करता है, ना कि कंसंट्रेशन पर। और के हर रिएक्शन के लिए स्पेसिफाइड होता है, उसकी वैल्यू हर रिएक्शन के लिए अलग होती है, और रिएक्शन कंडीशनें बदल दोगे ना तब भी के की वैल्यू बदल जाएगी, टेम्परेचर बदल दोगे तब भी के की वैल्यू बदल जाएगी, टेम्परेचर और रिएक्शन सर ये कंडीशन जो अगर, फॉर्मूला में पढ़ाया जाता है, क्या कह रहे हो बेटा? सर टी हाफ इक्वल टू 0.693 के, मतलब यहाँ तक तो सिमिलर है। 6923 के नहीं, डिवाइड में के, सिमिलर क्या कह रहे हो और मुझे समझ डिवाइड नहीं, में के, हाँ समझ नहीं आया, सिमिलर क्या कह रहे हो, यहाँ तक पढ़ाया जाता है? मतलब आई थिंक सर यहाँ तक तो मतलब था पहले से, एंड बाकी की डेरिवेशन
यहाँ तक था, समझ नहीं आया बेटा, थोड़ा एक्सप्लोर करो खुद को, क्या कहना चाह रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। सर मूव ऑन करें, मतलब कुछ डाउट ठीक नहीं है। ठीक है, ओके ओके, ठीक है। तो हाफ टाइम जो है वो सीधा सीधा ये आ गया भाई, ठीक है। हाफ टाइम यहाँ से ऐसे निकालते हैं। अब हाफ टाइम के बाद अगर आपको 75% टाइम निकालना हो इसी में, तो अब मुझे लगता है कि आप लोग इतने एबल हो चुके हैं कि 75% टाइम निकाल सकें, क्योंकि मैंने पीछे अभी जीरो ऑर्डर के लिए 75 के लिए अभी अभी इसी लेक्चर में सेम चीज थोड़ा सा एक्सप्लोर की थी, तो वो मैं फटाफट से आपको बता देता हूँ ना। T3/4 इसका मतलब T75% फर्स्ट ऑर्डर। तो ये आप खुद भी थोड़ा सा डिराइव अप कर लेना, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा भाई, हमें पता है KT इक्वल क्या होता है 2.303 और log A0/A, ठीक है। अब A की वैल्यू क्या हो जाएगी, K3/4 अगर टाइम है तो, यानी T 1/4 A/4 5% है तो 2.303 लोग, अब मैंने आपको ये बताया था A0 और A क्या है, A/4 कंसंट्रेशन एट A0/4 टाइम T के टाइम पर कंसंट्रेशन कितनी रह जाएगी, 75% कंप्लीट हो चुकी, तो A0/4 आ जाएगा ना, A/4 है ना, A डिवाइडेड बाय A0/4 तो 4 पड़ जाएगा ऊपर, ठीक है। तो A0 से A0 कट गया, बच गया log 4 की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, log 2 की वैल्यू किसको किसको याद है अभी बताओ जरा, जो अभी पीछे करी थी हमने, सर log 0.3010। 3010 है ना, 3010 थी log 2 की वैल्यू, 2 और log 2 प्लस log 2 करोगे तो कितनी आ जाएगी, क्योंकि मल्टीप्लाई में 6020 देखो क्या हो रहा है, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा वो दे देता हूँ, log 4 को लिख सकते हैं 2 प्लस log 2 प्लस log 2 लिख सकते हैं ना, तो log 2 की वैल्यू को 2 बार जोड़ दो तो 30 कितना हो जाएगा 60/20, क्लियर है। इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना भाई, आ जाएगा KT और T को K को नीचे डिवाइड कर देना, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देना, 75% आ गया, क्लियर है, सबको समझ यस में आ सर। गया बेटा, जी ठीक सर। है। हाँ बेटा, बस एंड कर रहा हूँ रवि बेटा, जस्ट एंड कर रहा हूँ, बस आपको होमवर्क दे रहा हूँ थोड़ा सा कि क्या करना है। 75% आ गया, अब आपको टी जो है वो 90% भी निकालना है, टी 80% भी निकालना है, टी 85%, 95%, टी 100%। अब इसमें जरूरी क्या है, टी 90%, टी 100%, ये आपको खुद निकालना है, 90% एंड 100%, क्लियर है, ये कर तो लोगे खुद। सर जब आप पीडीएफ भेजेंगे तो लिख देना उस पे एक बार कि करना है हमें ये। मैं अभी लिख देता हूँ बेटा, ठीक है, नेक्स्ट पेज पर लिख देता हूँ, फाइंड टी 90% एंड टी 100% योरसेल्फ, ओके सर, थैंक यू सर। योरसेल्फ, और ठीक है, फोर फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। और ध्यान रखना एंड ऑल ग्राफ्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ये भी आपको खुद करने हैं, ठीक है। मैं एक ग्राफ करवा चुका हूं, बाकी के ग्राफ आप इजीली कर सकते हैं, आई हैव टोल्ड यू द मेथड हाउ टू बिल्ड देम, ठीक है। दैट्स इट फॉर द टुडेज क्लास गाइज, ये फॉर्मूलाज, इनके ऊपर जो न्यूमेरिकल्स हैं फर्स्ट ऑर्डर वाले, वो नेक्स्ट सेशन में हम सिर्फ न्यूमेरिकल डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो आप कर सको, ठीक है। सर प्रेशर कुछ के, न्यूमेरिकल सर मतलब होमवर्क की फॉर्म में मतलब दे दिया करें। हाँ होमवर्क में फिर ऐसा सुनो, एनसीईआरटी की बुक में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तक जितने भी सोल्ड एग्जांपल दिए हुए हैं, जीरो ऑर्डर वाले भी फर्स्ट ऑर्डर वाले भी, जितने भी सोल्ड हैं, ओनली सोल्ड, वो सोल्ड एग्जांपल्स आप करेंगे, क्लियर है। और अगर आपकी कोई पीपीटी आती है तो वो डीपीपी आती है तो वो डीपीपी भी आप सॉल्व करने की कोशिश करना, सोल्ड एग्जांपल आपको 5-6 मिलेंगे, उसके अलावा नेक्स्ट क्लास में भी हम डिस्कस कर सकते हैं, कोशिश करूंगा क्योंकि सिलेबस भी कंटिन्यू करना है ताकि हो सके, ठीक है। तो वो जरूर कर लेना और साथ में इनके जो ग्राफ और जो ये बोला है ये कर लेना, ठीक है। ओके गाइज, ठीक है बेटा, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, अभी भी किसी को डाउट है तो डाउट पूछ लेना, इतना मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ, है ना, ताकि आपके पास